हेलो एवरीवन। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ई एन डिफरेंस की वजह से। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो बिटवीन टू एटम है ना, दो एटम के बीच में ई एन डिफरेंस है, तो वहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है? इसकी वजह से होता है ड्यू टू ई एन डिफरेंस की वजह से। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होगा। किसमें होगा? सिग्मा बॉन्ड में। और इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा? पार्शियल। डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, और डीलोकलाइजेशन अलग चीज है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जेड ग्रुप लगा हुआ है, और सपोज ये प्लस आई ग्रुप है। अगर प्लस आई ग्रुप है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अभी हम देखेंगे प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं। मान लो ये आई ग्रुप है, प्लस आई, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट यानी कि इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो शो करेगा ओनली, है ना। ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे इस जेड एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होंगे। अगर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस जेड एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसमें रेजोनेंस क्या होता है? एब्सेंट। ये बात हमें याद रखनी, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, रेस्पेक्ट, किसकी रेस्पेक्ट में आई इफेक्ट शो करते हैं? हमेशा हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में शो करेंगे। अब जिसके रेस्पेक्ट में आई इफेक्ट देखा जाएगा, उसका स्वयं का तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट कैसा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जीरो। ना ही तो उसका माइनस आई होता है और ना ही प्लस आई। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का आई इफेक्ट कैसा होता है? जीरो। उसके बाद आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा देखना। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कार्बन चैन, यहाँ पे कोई जेड एटम है और ये प्लस आई ग्रुप है, सपोज करके हम चल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे पार्शियल डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा इस वाले कार्बन के पास इफेक्ट शो करेगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले कार्बन के पास, और लास्ट में थर्ड कार्बन के पास। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कार्बन के पास। मैक्सिमम ये 4 कार्बन एटम तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद आई इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, कितने नंबर कार्बन तक? 4 नंबर के कार्बन तक, उसके बाद नहीं लगता। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई हो या फिर प्लस आई, दोनों ही। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के क्या हो जाएगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आई इफेक्ट मैक्सिमम कितने एटम तक लगता है? 4 कार्बन एटम तक लगता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कितने टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको हम प्लस आई ग्रुप को और कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई इलेक्ट्रॉन, माइनस आई ग्रुप क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। विड्रोलिंग क्यों नहीं बोला, अट्रैक्टिंग क्यों बोला? तो अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, है ना, तो उसमें पार्शियल चार्ज आएगा। लेकिन अगर विड्रॉल लिखा होता तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ऐसा नहीं होता। आई इफेक्ट में हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद हम पहचानेंगे कैसे कौन सा आई इफेक्ट प्लस आई है और कौन सा माइनस आई है, कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा।
इसके लिए हमें दोनों ग्रुप के लिए दो दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक बार। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन से जिस ग्रुप का हमें पता लगाना हो कि ये प्लस आई है या फिर माइनस आई है, तो हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट अटैच कार्बन से। मान लो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप के पास कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये डायरेक्ट अटैच कार्बन या फिर एटम के पास होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, O माइनस। ठीक है, अब इस कार्बन से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, हमारे पास प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। अब कई सोचेंगे कि नेगेटिव चार्ज है तो ये तो माइनस आई होना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आया कब है, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक्सेस है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये प्लस आई ग्रुप के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर जेड डायरेक्ट अटैच एटम पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो अब हम फिर से वही सोच सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब प्लस आई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज कब आया है एटम पर, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, और जब चाहिएंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जेड पर यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जेड मस्ट भी क्या होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने देखे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास जेड एटम की ईएन ऑफ जेड एटम, ईएन ऑफ जेड एटम लेस देन किससे हो, इस कार्बन से, ईएन ऑफ कार्बन। ठीक है, इससे कम ईएन हो तो यदि इस कार्बन की ईएन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बन इस जेड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो जेड एक्ट एज ए प्लस आई ग्रुप करेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें, यदि ईएन, यदि हमको जेड माइनस आई ग्रुप बनाना है, जेड को क्या ग्रुप बनाना है, माइनस आई, तो जेड को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए उसकी ईएन क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जेड की ईएन क्या होनी चाहिए, ज्यादा, कार्बन एटम से। ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट से हम जितने भी प्लस आई ग्रुप हैं और माइनस आई ग्रुप हैं उन सब का पता लगा सकते हैं। हमको कोई ग्रुप दे और पूछ सके कि इसमें कौन सा ग्रुप है, प्लस आई लगेगा या फिर माइनस आई, तो हम बता लेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई। और यदि ईएन जेड ग्रुप की ईएन किससे ज्यादा हो, कार्बन से, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, और यदि कम है तो प्लस आई। ठीक है, दो ही बेसिस याद रखने हैं हमें, लोन पेयर का याद नहीं रखना। ठीक है, लोन पेयर के केस में बैक बॉन्डिंग, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस वो सब आते हैं, हमें वो नहीं देखना अभी। आई इफेक्ट में ना तो रेजोनेंस लगता है और ना ही बैक बॉन्डिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली ईएन और चार्ज के बेसिस पर हम देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। देख, प्लस आई ग्रुप का हमारे पास ऑर्डर पूछा गया है, क्या ऑर्डर है वो देख लेते हैं एक बार।
देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे एल्किल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट के पहले हम प्लस आई ग्रुप के जो भी ग्रुप है उनका ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद माइनस आई ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जिस पर डायरेक्ट अटैच एटम पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। दूसरा, हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनमें से जो एल्केन है वो मेनली एल्केन एल्कीन और एल्काइन माइनस आई ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे, वो अभी हम देखेंगे क्यों करें। ठीक है, लेकिन यदि एल्केन एल्किल ग्रुप, वो सभी क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप होंगे। जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो सभी क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं। तो देखो, आई इफेक्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा आई इफेक्ट होगा। ठीक है, कैसा होगा, और प्लस आई, क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है, तो जितने ज्यादा कार्बन, अब देखो यहाँ पे एक कार्बन है CH3, यहाँ पे दो कार्बन है C2H5 और यहाँ पे तीन कार्बन में C3H7। तो प्लस आई ग्रुप का हमें यदि ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, तीन कार्बन वाले का, फिर दो कार्बन वाले का, फिर एक कार्बन वाले। तो सबसे पहले हम कार्बन के नंबर को प्रायोरिटी देंगे, और यदि कार्बन का नंबर सेम आ जाए, इस वाली केस में देखेंगे अब हम, जैसे सेकंड केस, ये कब लगाएंगे हम, ओनली यूज देन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, सेम, तब हम ये वाला रूल लगाएंगे, नंबर ऑफ ब्रांच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के। तो देखो यहाँ पे इन सभी के पास चार चार कार्बन है। ठीक है, तो अब प्लस आई ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा। तो सबसे पहले तो हम ये ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, तो देखो, अब ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला कार्बन भी करेगा, ये वाला कार्बन भी करेगा, ये वाला कार्बन भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, चारों ही करेंगे। अब इसमें ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में दो कार्बन, इसमें ये वाला कार्बन और ये पास पास है, इसमें दूर जाएंगे, ज्यादा दूर जाएंगे, और जितना ज्यादा दूर चलेंगे उतना ज्यादा आई इफेक्ट कम हो जाएगा। थर्ड वाले में और भी पास पास है, देखो सभी पास में है, तो जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा प्लस आई लग जाएगा। ठीक है, ये रीजन है। सबसे पहले किससे देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांच से हम देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ऑर्डर देखते हैं प्लस आई। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से अब ये जो ये फ्री हमने बना रखी है फ्री वैलेंसी, इससे क्या है, हाइड्रोकार्बन अटैच होगा। ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी हम देखेंगे एल्किल ग्रुप वो सब अटैच होंगे। तो हमें तो इन सब का प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखना, यहाँ पे अगर हम बात करें, कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर भी, ऑक्सीजन पर भी, ऑक्सीजन पर भी, सभी पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये सब कैसे प्लस आई ग्रुप तो है। अब उसके बाद हमें ऑर्डर लिखना है। तो कौन जो जितना ज्यादा एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव प्लस आई ग्रुप शो करेगा। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो कार्बन कर सकता है। क्यों? देखो, कार्बन की EN 2.5, ठीक है, और नाइट्रोजन की EN 3, ऑक्सीजन की 3.5। ठीक है, ये हमने EN लिख लिया। तो सबसे ज्यादा EN किसकी है, ऑक्सीजन की। तो यानी कि ये कार्बन के कंपेयर में तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? जिसकी EN ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है, एक्सेप्ट ज्यादा करता है। लेकिन इन पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई ग्रुप है। तो हमें क्या देखना है, जिसकी EN कम होगी वो ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ से प्लस आई का ऑर्डर ये आ गया। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों ही डायरेक्ट अटैच कार्बन पर क्या है, ऑक्सीजन एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज।
अब प्लस आई ऑर्डर का डिसाइड कैसे करें? तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर En ज्यादा तो डेल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से कोई मान लो कार्बन चेन जुड़ी होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये माइनस चार्ज इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा और इसके जस्ट पास वाले कार्बन पर भी क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन थे उनका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इनके पास कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ये ऑक्सीजन एटम जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है उसकी प्लस आई ग्रुप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस आई ग्रुप इसका ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। हमारे पास क्या क्या है, जैसे ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे कोई कार्बन चेंज हो गई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक ग्रुप हमारे पास कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कार्बन। ठीक है, अब इसके पास डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव। इस कंडीशन में तो ये माइनस चार्ज के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो माइनस चार्ज है इसके पास दो कार्ब कैटायन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब किस ऑक्सीजन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बो कैटायन को, इस वाले को इसने किए, तो ये ज्यादा प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, तो देखो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो प्लस आई ग्रुप का ये ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के केस में, इनमें क्या होता है कि ट्राइटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर आता है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं अभी। देखना ऐसा क्यों हुआ। अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक, ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, अब प्लूटोनियम का मास 3 टाइम ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जितना ज्यादा मास होगा यानी कि इनमें न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा आएंगे, और यदि न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। अब जैसे ही साइज कम होगा ट्यूटोरियम का, तो जो ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा ट्यूटोरियम, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, ट्यूटोरियम की साइज की, एटम की साइज कम है। उसके कंपेयर में हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कम है, तो उसका साइज ज्यादा होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा माइनस आई ग्रुप क्या हो जाएगा, कम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतनी कम बॉन्ड लेंथ, और जितना ज्यादा मास उतना प्लस आई ग्रुप हो जाएगा आइसोटोप के, हाइड्रोजन आइसोटोप के केस में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने, देखना हमसे यहाँ से पूछ भी सकता है, CH, CD और CT बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी हमसे पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, प्लस आई का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और मास का तो सभी को पता है, ट्यूटोरियम से ज्यादा किसी का नहीं होता हाइड्रोजन के आइसोटोप में। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है,
लिख लो किसी को लिखना है। अब हमें -I ग्रुप का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो हमें याद तो रखना ही नहीं, हम बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे और उसी से हो जाएगा। अब देखो, सबसे ज्यादा +I किसका होगा? डायरेक्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद न्यूट्रल वाला। ऐसे ही सेम कंडीशन -I इफेक्ट के लिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा जेड एटम पर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा -I इफेक्ट होगा। तो देखना, अब हम ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये तो दोनों पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये -I ग्रुप तो है। अब हमें क्या लिखना है? इनका ऑर्डर लिखना है। कैसे लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, -I ग्रुप होता है क्या? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो जिसकी En ज्यादा, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी En ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। तो OR2 प्लस की -I ग्रुप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑर्डर लिख दिया। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। NO2 का आता है, फिर Cn का आता है, फिर SO3H का आता है। तो देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और Cn का देखेंगे अब हम सबसे पहले। तो नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी En ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो फर्स्ट एटम तो जीत गया। उसके बाद नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो, NO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? N डबल बॉन्ड O O, ये वाली। और यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। अब देखो, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की En ज्यादा है, तो और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम Cn की बात करें, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी En ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आ जाएगा, और नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सेंट्रल एटम जो डायरेक्ट अटैच है हाइड्रोकार्बन से, उस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, यानी कि वो कैसा ग्रुप है? -I। अब हमें ऑर्डर लिखना है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतने ज्यादा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वो उतना ही -I ग्रुप का काम करेगा। तो NO2 और Cn में से किसकी ज्यादा हो जाएगी? NO2 तक। ठीक है, दो का हमने लिख लिया। फिर SO3H हमें याद रखना है। ठीक है, Cn के बाद SO3H आएगा। उसके बाद जितने भी ये हैं, इन सब में हम बेसिक रूल लगाएंगे और हो जाएगा। देखना, देखो, उसके बाद अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, तो एल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है। ठीक है, और कीटोन क्या होगा? मान लो यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन चेन होगी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से नाइट्रो ऑक्सीजन की ज्यादा ही है, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो दोनों पर सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें, इनमें से किसकी En ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और हाइड्रोजन की En कम है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब देखना, दोबारा से देखना, हाइड्रोजन और कार्बन में से इनकी बात करें, तो हाइड्रोजन का और कार्बन का आई इफेक्ट इसका तो क्या होता है? 0। और ये कार्बन, ये कैसा ग्रुप है? +I ग्रुप है। और यदि ये +I ग्रुप है, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कुछ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा।
और कुछ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके डेल पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कम एफिशिएंसी से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो इसका तो आई इफेक्ट 0 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसका प्लस आई ग्रुप ज्यादा हो जाएगा एल्डिहाइड का कीटोन से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है एसिड का। ठीक है, अब हम एसिड और कीटोन में से देखेंगे। देखना, यदि हम बात करें एसिड और कीटोन की, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे तो डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन ओ एच, एसिड के पास क्या है, ओ एच, इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। जैसे ही इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे कार्बन एटम के पास, और बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करता, तो इसके पास पॉजिटिव चार्जिंग क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कम एफिशिएंसी से अट्रैक्ट करेगा कीटोन के कंपेयर में, तो यहाँ से भी ऑर्डर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर हम बात करें CH3 डबल बॉन्ड O Cl, और हमारे पास एस्टर ग्रुप की। ठीक है, तो इनमें देखना, एक मिनट, देख, एसाइल ग्रुप और एस्टर की बात करें, यदि हम किसकी, एसाइल ग्रुप और एस्टर, इन दोनों में, अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये जैसे इसके पास डेल नेगेटिव चार्ज, इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के पास भी है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की, लेकिन क्लोरीन कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, 3p का, और कार्बन कौन से का है, 2p का। अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, तो 2p स्टेबल होती है। ठीक है, किसके कंपेयर में, 2p 3p के कंपेयर में। तो यहाँ पे इसकी ज्यादा, अब जब ये बैक बॉन्डिंग ही स्टेबल नहीं होगी, तो ये क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कम करेगा, तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगी क्लोरीन। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो वो माइनस इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करेगा, तो वो कम माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये, यहाँ पे क्या रीजन लिख देंगे, ये क्या है, 2p कार्बन भी 2p बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, माइनस आई। ठीक है, अब उसके बाद अमाइड की बात करें, देखो ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, OR में ऑक्सीजन लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन भी कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो बैक बॉन्डिंग तो ज्यादा स्टेबल होगी। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी En कम है, और यदि इसकी En कम है, तो ये ज्यादा एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, और जब ज्यादा एफिशिएंसी से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगी, कमी,
तो वो माइनस आई इफेक्ट कम शो करेगा, किसके कंपेयर में, एस्टर के कंपेयर में। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एस्टर से ज्यादा होती है किसकी, कम होती है अमाइड की। अब उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले में, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। क्यों, फ्लोरीन की ईएन सबसे ज्यादा 4, तो ज्यादा माइनस इफेक्टिव, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, तो यहाँ से तो डायरेक्ट ऑर्डर आ गया। ठीक है, उसके बाद ओ आर और ओ एच, अब यहाँ पे दो आ गए। आर कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। ठीक है, और ये तो जीरो ग्रुप है, ना तो प्लस आई ना माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास बेल पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आया है, ये तो डायरेक्ट लोन पेयर है इसके पास तो, और लोन पेयर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो आया ही नहीं, तो ये प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद कार्बन है, आर क्या है, कार्बन ग्रुप, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो कार्बन की ईएन हाइड्रोजन के कंपेयर में तो ज्यादा ही है, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब उसके बाद एक होता है एल्काइन, एक होती है एल्कीन, और एक होता है एल्केन। इनकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन। ठीक है, तो हम हमें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किसके बेसिस पर देखेंगे, ईएन के बेसिस पर, इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एल्कीन एल्काइन और एल्केन की देख लेते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अगर एल्केन की बात करें तो सभी कार्बन कैसे होंगे, sp3 sp3। ठीक है, तो यदि एल्कीन की बात करें तो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिड। ठीक है, और यदि हम एल्काइन की बात करें तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp ठीक है, यदि हम s परसेंटेज कैरेक्टर और p परसेंटेज कैरेक्टर दें तो देखो यहाँ पे sp3 है। ठीक है, एल्केन की बात करें sp3 है, यानी कि एक s का ऑर्बिटल है, 3 p का है, तो s कितने परसेंट है, 25%, और p कितने परसेंट बचा कुछ। अब ऐसे ही sp2 एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे 3 है, और टोटल ऑर्बिटल कितने, 3, 2 p के एक s का, बराबर बराबर हिस्से में बांट देंगे, 33.33% s परसेंटेज कैरेक्टर हो गए, और p परसेंटेज कैरेक्टर 66.66% हो गए। ठीक है, अब sp में दो ऑर्बिटल, ठीक है, एक s एक p, तो 50-50 परसेंटेज हो गए। ठीक है, और हमें याद रखना है s परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, जितने ज्यादा एस परसेंटेज कैरेक्टर आएगा उतनी ज्यादा ईएन होगी। अब एल्काइन में एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, तो उसकी ईएन क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जितनी ज्यादा ईएन वो उतना ज्यादा माइनस आई ग्रुप शो करेगा। ठीक है, ये हमने प्लस आई माइनस आई ग्रुप के बारे में देखा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसके बेसिस पर अब हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करें एप्लीकेशन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आई इफेक्ट के बेसिस पर देखेंगे, अभी हम ओनली आई इफेक्ट पे क्वेश्चन करेंगे। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी क्या है, कमी, तो उसको कैसा ग्रुप चाहिएगा कि वो कोई भी स्पीशीज स्टेबल कब होगी, जब वो न्यूट्रल कंडीशन में आएगी। अब कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी प्लस आई ग्रुप।
अच्छा, अगर माइनस आई ग्रुप होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों? इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और हमने इसके पास माइनस आई ग्रुप लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पहले से उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यदि हमने माइनस आई ग्रुप लगा दिया तो वो इससे इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहेगा, और न्यूट्रल कंडीशन में कब आएगा? तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होने चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं? माइनस आई। और यदि हमने प्लस आई लगा दिया तो प्लस आई ग्रुप तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसको, और यदि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देख, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सबके पास क्या है? कार्बोकैटायन। ये भी कार्बोकैटायन। फर्स्ट वाले में क्या है? कार्बोकैटायन, और हमें क्या लिखना है? इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। यदि कार्बोकैटायन है तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्लस आई ग्रुप के। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखो, इसके पास कोई भी आई ग्रुप नहीं है। हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, इसकी बात करें हाइड्रोजन का जीरो, तो इसके पास तो कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है। ये क्या है? CH3 है। ठीक है। इसके पास एक प्लस आई ग्रुप है। ठीक है। इसके पास दो प्लस आई ग्रुप है, और इसके पास तीन प्लस आई ग्रुप है। ठीक है। हमने अभी देखा था एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं? प्लस आई। तो सब, अब तीन प्लस आएंगे तो जब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जो ज्यादा डोनेट कर सकता है इसमें। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या है? कार्बोकैटायन। लेकिन इस बार क्या दे रखा है उसने? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दे रखा है। ठीक है। अभी हमने देखा इसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp, इसका sp2, इसका sp3। ठीक है। और En किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा En किसकी होगी यदि हम बात करें? एल्काइन की, फिर एल्कीन की, और फिर एल्केन की, इनकी होगी। ठीक है। सबसे ज्यादा एल्काइन की En, फिर एल्कीन की, फिर एल्केन की। तो जब En ज्यादा तो माइनस आई ग्रुप ज्यादा, तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी माइनस आई ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे कोई सा भी नहीं लगेगा, यहाँ पे ओनली प्लस आई ग्रुप लगेगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पहले से कार्बोकैटायन है तो उसको तो प्लस आई स्टेबल करेगा। ठीक है। दो ऑर्डर लिख लिए। अब उसके बाद थर्ड वाले में, अब देखो क्या है? कार्ब एनायन है, सभी के पास नेगेटिव चार्ज है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? माइनस आई ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे तो ये कैसा है? प्लस आई ग्रुप है, तीन प्लस आई है। ठीक है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे जीरो है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस पर तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? कार्ब कैटायन है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये चारों एक साथ। ठीक है। तो NO2 तो अभी हमने पढ़ा माइनस आई ग्रुप है, बाकी सभी ये प्लस आई है। लेकिन सब, अब यहाँ पे आइसोटोप भी दिया हुआ है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो यानी कि तीसरा सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर पहला, फर्स्ट वाला। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फोर्थ। क्यों? प्लस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है फोर्थ में। NO2 कैसा है? माइनस आई ग्रुप है, तो ये तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर कुछ और क्वेश्चन है स्टेबिलिटी के ही हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? माइनस आई ग्रुप करेगा।
तो एल्काइन माइनस ग्रुप है, एल्किन भी क्या है माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो EN ज्यादा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है और यहाँ पे ये तो प्लस आई है, लेकिन ये OCH3 कैसा ग्रुप है? माइनस आई है। अब बोलेंगे माइ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी का? बैक बॉन्डिंग तभी तो होगी जब ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेंगे, और बैक बॉन्डिंग करने के लिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो। यहाँ पे तो माइनस चार्ज इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये माइनस आई ग्रुप है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सेकंड वाले की। ऐसे ही सेम केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे क्या है कार्ब कैटायन और यहाँ पे क्या है कार्ब कैटायन, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई, ठीक है। अब ये वैसे तो OCH3 माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई, लेकिन ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा क्या होगी? बैक बॉन्डिंग। और 2p2p बैक बॉन्डिंग होती भी स्टेबल है, तो यहां से क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग से ज्यादा कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। वैसे ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई, लेकिन लोन पेयर के जस्ट साइड वाले एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज है और वो सेकंड पीरियड के हैं तो उनमें बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सेकंड पीरियड के होने चाहिए और लोन पेयर के जस्ट साइड वाले एटम पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, तब बैक बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पे क्या है? OCH3 माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी? फर्स्ट की ज्यादा आ जाएगी। आगे देखना, अब हमारे पास फ्लोरीन के पास भी क्या है? लोन पेयर। ईच फ्लोरीन हैव 3 लोन पेयर, और क्लोरीन के पास भी है। और लोन पेयर के जस्ट साइड में क्या है? कार्ब कैटायन भी, तो बैक बॉन्डिंग तो होगी, ठीक है, करा लो। लेकिन फर्स्ट वाले केस में कार्बन भी क्या है? 2p का है, और फ्लोरीन भी क्या है? 2p का है, तो बैक बॉन्डिंग 2p के बीच होगी, ऑर्बिटल के बीच, सेकंड पीरियड का, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन कार्बन तो क्या है? 2p का है, लेकिन क्लोरीन क्या है? 3p का है, तो 2p 3p बैक बॉन्डिंग अनस्टेबल होती है, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्यों? 2p बैक बॉन्डिंग स्टेबल होती है, ठीक है। 2p 3p नहीं होती, क्यों? 3p का साइज ज्यादा होता है, और साइज ज्यादा हो जाएगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। अब अगर क्लोरीन एज ए बैक बॉन्डिंग काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्लोरीन एक्ट एज ए माइनस आई ग्रुप काम करेगा, और यदि माइनस आई ग्रुप काम की तरह काम किया तो यहाँ पे तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, तो क्लोरीन स्टेबिलिटी क्या कर देगा? कम, कार्बो कैटायन, ठीक है। उससे भी अच्छा फिर ये एग्जाम्पल आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है? बस कार्ब कैटायन की जगह कार्ब एनायन है, तो इसके पास फिर से वही लोन पेयर वाली कंडीशन है, सभी के पास लोन पेयर है। तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्ब एनायन है, और बैक बॉन्डिंग कार्बो कैटायन में होती है, तो लोन पेयर का तो कोई काम रहा ही नहीं। अब उसके बाद तो फ्लोरीन एक्ट एज ए माइनस आई ग्रुप काम करेगा, माइनस आई, और क्लोरीन भी क्या करेगा? माइनस आई। सभी को पता होता है फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपेयर में, तो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड क्लोरीन वाले में हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा? क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल, ठीक है। थर्ड पीरियड के बाद वाले, सेकंड पीरियड के बाद वाले, या फिर हम ऐसे बोले थर्ड पीरियड से जिसके बाद जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट का मतलब खाली, तो ये माइनस चार्ज इसमें
वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट ही माइनस चार्ज शिफ्ट हो गया, इसमें तो माइनस आई में तो इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यदि ये डायरेक्ट माइनस चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाए तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज रहा ही नहीं, और यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहा तो ये तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग नेवर अकर इन 2p ऑर्बिटल। ठीक है, हमेशा किस में होगी? 2p 3p में ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, 2p 4p में रेयर केस होता है, 3p 4p में कभी भी नहीं, है ना। ओवरलैपिंग का लिख लेते हैं हम। स्टेबिलिटी देखो, 2p में तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर कौन आएगा? 2p 3p, इसमें मोस्ट स्टेबल। फिर उसके बाद 3p 3p, ठीक है, लेस स्टेबल। और फिर उसके बाद 3p 4p, इसमें भी कभी भी नहीं होगा। और यदि हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल 2p में। ठीक है, फिर उसके बाद 2p 3p में। ठीक है, इसके बाद कभी भी नहीं होगी, 3p में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? तो देखो, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी में फ्लोरीन वाला कंडीशन ज्यादा स्टेबल हो जाए और कार्ब एनायन वाली में क्लोरीन का। तो क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होगी तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आ जाएगी? क्लोरीन वाली। ये हमें याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी का बेसिस पे अब देखो हमारे पास ये है, तो देखो यहाँ पे कार्ब कैटायन है तो बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, 2p के बीच है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों 2p के हैं, जो ये पॉइंट है, ये क्या है? कार्बन एटम है, तो यहाँ पे ये क्या है? कार्ब कार्ब कैटायन। अब सल्फर तो थर्ड पीरियड का है, तो बैक बॉन्डिंग 2p 3p में नहीं होगी, तो यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे दो बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, और सल्फर सल्फर यहाँ पे दोनों ही क्या है? थर्ड पीरियड के हैं, तो बैक बॉन्डिंग जीरो। और जब बैक बॉन्डिंग जीरो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड। अब जस्ट अपोजिट कर दिया, माइनस चार्ज है यानी कार्ब एनायन, तो सेकंड पीरियड का कार्बन, ये तो कार्बन सेकंड पीरियड का है 2p का, तो ओवरलैपिंग तो नहीं होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये माइनस चार्ज ओनली माइनस आई की काम करेगा, माइनस आई ग्रुप का काम करेगा, ये ऑक्सीजन माइनस आई का काम करेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है? एक सल्फर भी है, और सल्फर के पास थर्ड पीरियड का वैकेंट क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये माइनस चार्ज इसमें चला जाएगा। ऐसे इस सल्फर के पास भी क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे दो बार ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर एक बार ओवरलैपिंग होगी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, एनायन के केस में क्या देखेंगे? ओवरलैपिंग। और कार्ब कैटायन के केस में क्या देखेंगे हम? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। लास्ट है हमारे पास कार्बन की चेन। तो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन 6 कार्बन की स्टेबिलिटी होती है, फिर 5 की, फिर 2 की, फिर 1 की। ऐसा क्यों? तो देखो, ये क्या है? CH2 यूनिट है और इससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब दो कार्बन जुड़े तो ये sp3 है, और sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, होना चाहिए sp3 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे होता कितना है? 60 डिग्री। तो जो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब रिपल्सन, कार्बन कार्बन में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे कितना है? 105 डिग्री होता है, और यहाँ पे होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे देखा गया कि सबसे कम रिंग स्ट्रेन 6 कार्बन की में, फिर 5 कार्बन की में, फिर 4, फिर 3 कार्बन की में। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका?
ड्यू टू रिंग स्ट्रे। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।